सिया कॉन्वर्सेशन, जैसे कि आपको सबको पता है कि सिया कॉन्वर्सेशन अबाउट स्टार्टिंग एन इकोनॉमिक नैरेटिव, क्योंकि हमारे टीवी पे इकोनॉमिक्स डिस्कस कोई नहीं होता। वो बैंकर्स बुला लेते हैं हम लोगों को, पर वो सुनते कुछ नहीं, ना उनको समझ आती है, वो पुराने पुराने सवाल पूछ ही जाते हैं। तो हम यहाँ जी कोशिश कर लोग जरा ठीक तरह अच्छा सा इकोनॉमिक नैरेटिव सुन सके कि लोगों से जो बात करते हैं। आप सबने सुना होगा नजम अली साहब नेक्स्ट कैपिटल के ओनर है और माशाल्लाह माहिर फाइनेंस है, और ये काफी ट्विटर पे चीजें लिखते रहते हैं जो बड़ी दिलचस्प होती हैं, बड़ी अच्छी चीजें होती हैं। तो मैंने कहा जिनसे पूछें, क्योंकि हम फाइनेंशियल मार्केट्स पे हमने पहले भी बात की है, बट फाइनेंशियल मार्केट्स पे बहुत जरूरी है हमें समझना। वेलकम नजम साहब टू द शो। थैंक यू। लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन टू बिगिन विद। जी नजम साहब, डू वी हैव अ स्टॉक मार्केट या एक तमाशा है फॉर सम ब्रोकर्स? डॉक्टर साहब, इसका जवाब सिंपल नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारी स्टॉक मार्केट एक ज़माने में काफ़ी डेवलप्ड होती थी। मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ अर्ली लेट 60s अर्ली 70s। पर नजम साहब, मैंने इस पे एक आर्टिकल, पता नहीं आपने देखा कि पेपर भी लिखा हुआ है। हमारी स्टॉक मार्केट, छोटा सा इसको फ्रेम कर दो, हमारी स्टॉक मार्केट 10% जीडीपी है। इंडिया 110 जी है, मलेशिया 100% है। मैं सोचता हूँ 100% से नीचे स्टॉक मार्केट होनी नहीं चाहिए, जीडीपी से, जीडीपी के 100% से नीचे होनी नहीं चाहिए। दूसरा, आपको पता है मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे पेपर लिखा था कि हमारी स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी $1 बिलियन से ऊपर की नहीं है। शायद गवर्नमेंट ओन कंपनी एक $2 बिलियन से ऊपर है, शायद एक आधा बैंक $1 बिलियन से ऊपर है, कोई ऊपर नहीं है। नंबर दो, नंबर तीन, सॉरी, इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मॉडल ये है कि अपने भाई बहन रखे हुए हैं और सिंध क्लब के मेंबर्स रखे हुए हैं, कोई बाहर से बंदा नहीं आता। नंबर पांच, सिर्फ बैंकर्स कंट्रोल करते हैं स्टॉक मार्केट को। ये बताइए कैसे, ये चार्जेस ठीक है गलत है? देखिए, मैंने कहा ना कि ये इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। उसकी वजह ये कि स्टॉक मार्केट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ योर बिजनेसेस आर ऑर्गेनाइज्ड इन द कंट्री, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। तो इंस्टीट्यूशन तो ये पुराना है, आई मीन 1947 के वक्त भी से एग्जिस्ट करता है, और इसमें कोई खराबी नहीं रही। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि 1998 में जब मैं और यासीन लखानी साहब जब उस वक्त चेयरमैन थे कराची स्टॉक एक्सचेंज के, जब हम इंडिया गए और वहाँ मुलाकात हुई और उनका पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिला, तो पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट थी वो तकरीबन आप समझ लें एट पार थी, इफ नॉट बेटर देन द इंडियन मार्केट इन 1998। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। नहीं। बहुत बुरी हालत थी उनकी, टेलीफोन के उनके कनेक्शन सही नहीं थे, क्योंकि जो मेंबर्स थे उनके, सर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के या नेशनल जो नई बनाई थी उन्होंने, वो दूर दराज के इलाकों में थे। इंडिया का जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर था बड़ा वीक था। हम उसी ज़माने में एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम पे आ गए थे 98 में। हमारी सेंट्रल डिपॉजिटरी 97 से एस्टेब्लिश हो गई थी। हम एक नेशनल क्लियरिंग सिस्टम पे काम कर रहे थे जिसमें हमने तीनों स्टॉक चेंजेस को इंटीग्रेट करना था, जो कि 99 में फिर हो गया था। फॉर इंस्टेंस बांग्लादेश में जो डिपॉजिटरी है वो 2006 में आई। तो मैं जो कह रहा हूँ वो ये कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक, ये हमारी जो जो एक जवाल की कहानी है ना, ये 20 पिछले 25 साल की कहानी है। हम खासे आगे थे। मैं आपको बताऊं, दीवान, एक अगर आप जाकर देखें तो दीवान सलमान जो एक बड़ा ग्रुप होता था एक ज़माने में, मुझे याद है अर्ली 90s में उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस से ज़्यादा थी स्टॉक मार्केट के अंदर, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट्स की गवर्नेंस चली है, उसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की गवर्नेंस चली है सिंस द 90s। और वो जो इन्हतात था ये सारा हमारा गवर्नमेंट लेवल पे, और जो लैक ऑफ गवर्नेंस थी, और जो यहाँ एक वॉलेटिलिटी चली गवर्नमेंट्स की कंटिन्यूटी में, या जो भी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम्स में जो जो अपहीवल्स रही, वो फिर रिफ्लेक्ट हुई। फिर हमारा जो, देखें, एक चीज जो हुई वो ये कि पाकिस्तान में जो हमारा बिजनेसेस थे, ये कभी भी इनको ये मैं अलहदा बात भी कभी कभी करूंगा आपसे, ये कभी भी कंप्लायंट नहीं रहे इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, इंस्टेड ऑफ पेइंग टैक्सेस। इस वक्त भी दोस्त
आई बीन टोल्ड, एक दिन किसी से मेरी बात हो रही थी कि between 2 to 3 million small to medium businesses are out of the tax net. तो ये जो कहानी है स्टॉक मार्केट की, ये तो एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेसेस की है कि जब एक मुल्क में एक पूरा कल्चर एग्जिस्ट करता हो, जहाँ एक कंप्लायंट कंपनीज हों, यहाँ दो दो बुक्स रखी हुई हैं कंपनियों में। अब मैं खुद आईपीओस पे काम करता रहा हूँ, अब अगर उनके पास जाओ, जिनकी ख्वाहिश है उनके पास जाओ, तो वो कहते हैं कि जनाब हम कैसे करेंगे, हमारी तो दो दो बुक्स हैं, पहले तो इनको मर्ज करना पड़ेगा, और फिर अगर किया तो ये टैक्स वाले आ जाएंगे पीछे, तो किस तरह से आईपी। तो देर सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल इश्यूज जिससे के जो कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को डेवलप करने से रोकते हैं। इसका ताल्लुक सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज से नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज की जो अपनी गवर्नेंस है, दैट लीव्स अ लॉट टू बी डिजायर्ड, वो एक अलहदा टॉपिक है। हूँ कि जी इस पे गवर्नेंस इश्यूज हैं और मुल्क की इंस्टेबिलिटी के इश्यूज है। तो फिर बताइए, यू माशाल्लाह, यू आर क्या योरसेल्फ in the very heavily involved in the stock market, you are a broker, you own a company, you invest, etc. तो आप बताइए, and obviously as a finance man you look very critically at the economy and you have to analyze it, otherwise you can't invest. तो बताइए प्लीज, अगर आपको चार्ट दिया जाए, what are the key reforms that you would like to make ताकि हमारी ये स्टॉक मार्केट ग्रो करे और इकोनॉमी भी ग्रो करे। मैं तो इस चीज तक कायल हूं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हैज टू हैव अ बिग स्टॉक मार्केट। कैपिटलिस्ट या इकोनॉमी चल नहीं सकती विदाउट अ बिग स्टॉक मार्केट। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले एक इस मार्केट में एक बहुत ही लाइट रेगुलेटरी रिजीम आनी चाहिए। ये है कि रेगुलेशंस जिस तरह से इवॉल्व हुई हैं, वो मुझे एक, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, एक मुल्क के बहुत बड़े हमारे सरमायाकार हैं और बहुत बड़ा उनकी प्रेजेंस है मुल्क के अंदर। उन्होंने मुझे एक दफ़ा एक बात की थी, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 20-25 साल पुरानी। उन्होंने कहा था कि इस मुल्क में जो लॉज है ना, वो बेईमानों को रख के सामने बनाए जाते हैं। ईमानदारों को पूरी दुनिया में जो लॉज है वो बनते हैं ईमानदार लोगों को सामने रखते हुए। यहाँ ये है कि पहले दिन से ही आदमी चोर है। बिल्कुल तो सही। हमारा पूरा जो लीगल स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से बना है, जिस तरह से रेगुलेशंस इवॉल्व हुई हैं, उस पूरा मार्केट को एक स्ट्रैंगुलेट किया हुआ है इस वक्त। इतनी इतनी माइक्रो लेवल पे रेगुलेशंस हैं, मैं अब नाराज हो जाते हैं अगर इनसे बात करो सब लोगों से। और इसमें सिर्फ एसईसीपी नहीं है, ये हमारा पूरा पूरा हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है, इन सब की, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो या रेगुलेटर हो। इस वक्त मुल्क को एक बिल्कुल एक लोगों को आज़ाद करने की ज़रूरत है। एंटरप्रेन्योर कहाँ से पैदा होंगे? आप देखें सही, जो मैंने ये बिजनेस शुरू किया था जो अपना है 2010 में, मैं अपने रिजल्ट्स देखता हूँ, तकरीबन अब मिनिमम टैक्स है। आप अंदाजा करें कि मेरी कंपनी प्रॉफिट करे ना करे, मुझे एक मिनिमम टैक्स देना है कंपनी। मतलब है कि गवर्नमेंट शेयर होल्डर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, कि उसको पैसे जरूर मिलने चाहिए बिजनेस करने के, चाहे शेयर होल्डर्स जो अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, जो अपना रिस्क ले रहे हैं, जो अपना पैसा लगा रहे हैं। तो गवर्नमेंट एक प्रेडेटर बन चुकी हुई है इस मुल्क में। ये जो है, ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं एग्जिस्ट करती। तो बिजनेसेस फिर टैक्स नेट से बाहर रहते हैं, फिर क्या जरूरत है आए? तो फिर हम कहाँ से आईपीओज और ये करेंगे? बिजनेसेस फिर ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में रहेंगे। फिर इंडिविजुअल्स की टैक्सेशन देख लें, इस वक्त जो हम्म, है दुनिया में कहीं ये नहीं होता कि इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट टैक्सेशन एक लेवल पे हों। हम्म, तो मसलन कॉर्पोरेट टैक्सेशन हमेशा बहुत कम होती है। अभी भी आप देख लें, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं या जो डेवलप कंट्रीज हैं, आपको कॉर्पोरेट टैक्स मिलेगा अराउंड 20%। हम्म, यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कहने को तो 29 है, बट वो तकरीबन 39% है। उसके ऊपर जो इंडिविजुअल टैक्स है वो आपका ऑलमोस्ट, वो भी अगर सुपर टैक्स वगैरह मैं लगा लूं, वो भी लेट 30s में आ जाता है। कौन कौन सी एनवायरनमेंट है जिसमें कि सब ग्रो करेगा और स्टॉक मार्केट्स ग्रो करेंगी? गवर्नमेंट को पहले अपने बेसिक चीजें तो हमारी दुरुस्त कर लें, उसके बाद कहीं जाके ये चीजें ठीक होंगी। तो हमारे अंदर एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है सर। ये मुल्क में लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, आना भी चाहते हैं, हमारी बात भी उनसे होती है, लेकिन जिस तरह की एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करती है वो उनको डिस्करेज करती है आने के लिए। और ठीक है, इसमें लोगों का भी कसूर है, क्योंकि लोग एक आदी हो गए हैं एक ऐसे कल्चर के जहां वो गवर्नेंस नहीं चाहते। शायद उसकी एक वजह यह है कि इतनी इंट्रूजन रही है गवर्नमेंट मशीनरी की, कि वो डरे हुए होते हैं कि ये कल को क्योंकि फर्ज करें, वैसे एक ज़माना था जहाँ कॉर्पोरेट, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स में झगड़े चले,
तो और फिर ये होता है कि जब मैटर्स कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ सॉल्व नहीं होते। तो वो एक पूरा एक हॉस्टाइल निज़ाम बना हुआ है आपके मुल्क का। तो उसमें ये सिर्फ़ एक इदारे को कहना कि ये चल नहीं पा रहा, ये नहीं चल पा रहा, मुझे भी नज़र आता है ये, और ये बहुत पीछे रह गया है। मैं खुद बड़ा क्रिटिकल हूँ इस मामले तो में। मुझे एक बात बताइए, फिर जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी SIFC जो बाहर भागती है कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, और हम बड़े मुआहदे, माइनिंग के भी मुआहदे साइन कर रहे हैं, ये भी मुआहदे साइन कर रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले आए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, और हम माशाल्लाह, क्या इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट से हम तरक्की कर जाएंगे? और क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे ये निज़ाम लागू नहीं है जो आप कह रहे हैं कि जी बड़ा प्रेडेटरी निज़ाम है, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट उससे बच जाएगी? देखिए इंटेंशन देखें, इस वक़्त जो SIFC को मैंने देखा है गौर से, एक एक उन्होंने कोशिश की है कि जो ब्यूरोक्रेटिक एक हर्डल्स आ गई हैं उसको किसी तरीके से एक यकमुश्त जो है ना वो दूर कर दिया जाए, और एक ऐसा फोरम बना दिया जाए जहाँ से एक अप्रूवल का प्रोसेस तेज़ हो जाए, और ये कि अगर कुछ झगड़े होते हैं उन प्रोजेक्ट्स पे तो यहीं पे रिज़ॉल्व हो जाएँ और अदालतों तक ना पहुँचे, क्योंकि अदालतें भी जब देखेंगी कि SIFC से अप्रूव होके आया है तो ज़रा वो थोड़ा-सा एक डिफरेंट व्यू लेती है। तो एफर्ट तो अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब मैं ये समझता हूँ कि साथ-साथ इनको ओवरऑल जो बाकी जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव नहीं करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। ये एक एक स्टॉप गैप तो हो सकता है कि जिसके के तहत चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए, बट ये एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता। परमानेंट तो जैसे ही होगा जब आपका पूरा मुल्क का एक निज़ाम दुरुस्त होगा, जहाँ मेरिट होगा, जहाँ गवर्नेंस अच्छी होगी, जहाँ अकाउंटेबिलिटी होगी, जहाँ एक्सपीडिशियस जस्टिस होगा, मिलेगा लोगों को। उसके बगैर तो कभी भी कोई भी मुआशरा नहीं चलता, तो ये और ना कोई ये मुआशरती निज़ाम चलेगा, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, निज़ाम मैं चलेगा कोई। खुद देखता हूँ जिसने तरक्की की है, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से चलती है। वो चलती है कि उसके अंदर लोग कैसे, चीन के लोग 40% इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया के 30% इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग मेरा ख्याल है 15 12 13 पे आ गए हैं। उसमें से पब्लिक इन्वेस्टमेंट निकालते तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो मेरे ख्याल 7-8 पे आ गई है। तो 7-8 तो आपको पता है डिप्रिसिएशन भी कवर नहीं करती, तो 7-8% तो इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं। अगर हम सोचते हैं बाहर से इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, वो कर देगी, तो उन लोगों ने भी तो पैसे लेके जाने हैं। यू आर अ मार्केट मैन, यू नो बेटर देन एनीबडी एल्स, कि जी वो 30% रिटर्न ऑन इक्विटी तो मांगेंगे। तो 3 साल कम से कम, वो 3 साल में कम से कम वो अपने पैसे वापस मांगेंगे, और उससे आगे वो तिगना चुगना वापस लेके जाएंगे। तो क्या इज दिस अ मॉडल फॉर आर तरक्की, या डज इट हैव टू बी प्राइवेट सेक्टर लोकली ड्रिवन? नहीं जी, पूरी दुनिया में जो कैपिटलिस्ट सिस्टम्स हैं वहाँ तो सारी तरक्की प्राइवेट सेक्टर के थ्रू ही हुई है, और प्राइवेट सेक्टर ही अच्छा सेक्टर है जिसको कि गवर्नमेंट पे फोकस करना चाहिए। बट एक चीज़ जो नदीम साहब आप नोट करेंगे वो ये है कि मैंने कई जगह बात कही भी है, इस वक़्त जो मुझे ऐसा लगता है कि जो पैसा है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में बेहतर है, बजाए कि वो टैक्स होके गवर्नमेंट के हाथ में चला जाए। तो अगर इस मुल्क की टैक्स टू जीडीपी रेशो 10% है तो बाज़ औक़ात तो अंदर से खुशी होती है कि हाँ, ऐसा ठीक है। उसकी वजह ये है कि क्या करेंगे इनको टैक्स दे के? ऐसे निज़ाम को जो कि ज़ाया करता है और उस पैसे से मज़ीद हर्डल्स क्रिएट करता है एक। तो अगर लोगों ने ये फ़ैसला कर लिया है, ये जैसे मैं जो बात कर रहा हूँ, ये मुझे खुशी नहीं हो रही, मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है ये कहते हुए कि अगर इस मुल्क के लोगों ने ये फ़ैसला कर लिया है कि हमने टैक्स नहीं देना, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों या कॉर्पोरेट्स हों। तो फिर एक लिहाज से तो ठीक ही है ना, क्यों ऐसे निज़ाम को पैसा दिया जाए? क्यों ऐसी वीक गवर्नमेंट्स को और कॉम्प्रोमाइज़्ड और करप्ट गवर्नमेंट्स को पैसा हवाले किया जाए जो कि उसको ज़ाया करती हैं, और उसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है उस पैसे की। उसकी जगह अपने कोई कोई खर्चे कम नहीं करती। अब देखिए ना, मैं अक्सर सुनता हूँ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी ये बात करते हैं और सही करते हैं कि जी टैक्स के बगैर कोई मुल्क नहीं चलता। भाई मान लिया आपकी बात नहीं चलता। लेकिन मुझे ये तो बता दें कि गवर्नमेंट की भी कोई अगर स्टेट में एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, तो ये कोई वन वे कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होता ना कि सिर्फ जो सब्जेक्ट्स हैं या जो अवाम है सिर्फ उसकी ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट की कुछ नहीं है। अब गवर्नमेंट को देख लें आप, कोई साइज़ ऑफ द गवर्नमेंट पे कोई, चाहे ये हो या कोई पुरानी हो, मैं किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। कैसे मुमकिन है कि जब लोगों को नज़र आ रहा हो कि ये गवर्नमेंट्स कुछ नहीं करती, ना अपने खर्चे कम करती हैं, ना अपनी गवर्नेंस इंप्रूव करती हैं, ना कोई जस्टिस निज़ाम रखा हुआ है, ना पानी मिलता है, ना गैस मिलती है, ना बिजली मिलती है, तो क्यों दिया जाए इनको पैसा?
सो ये पहले अपना हाउस तो इन ऑर्डर करें, हमें दिखाएं, ये पूरे प्राइवेट सेक्टर को दिखाएंगे ना जब ये चलता है, तो फिर लोग खुद ही पैसे देंगे, इनको खुद ही देंगे टैक्स। तो ये नाजिम साहब फिर एक और क्वेश्चन हो जाता है। हमारी नजर में जो पब्लिक है, हमें तो लगता है बिजनेस कम्युनिटी बहुत पावरफुल। आए दिन पीबीसी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठी होती है, फाइनेंस मिनिस्टर भी पीबीसी से आता है, चाहे शौकत तरीन हो चाहे कोई हो, सारे वहां से आते हैं। ओआईसीसीआई आपको पता है, बड़ी तकड़ी है, सारे चेम्बर्स बड़े तकड़े हैं, पर सारे लोग जो बिजनेसमैन हैं उनमें से कोई रिफॉर्म नहीं चाहता। वो सिर्फ ये चाहता है मेरा टैक्स कम करो या मेरी मराद बढ़ाओ या मेरा टैरिफ बढ़ा दो। ये भी एक अजीब निजाम है जहां द बिजनेस कम्युनिटी नेवर आस्क फॉर एनी, जो आप बात कर रहे हैं, जिस किस्म की आप बातें कर रहे हैं, गवर्नेंस रिफॉर्म, रेगुलेटरी रिफॉर्म, मैंने तो नहीं देखा बिजनेस कम्युनिटी में ये बात। क्यों? देखिए ये तो एक यूनिवर्सल फिनोमिनन है कि जहां जिनके हाथों में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो ज़ाहिर अपनी पावर और अपना इन्फ्लुएंस तो एक्सरसाइज करते हैं। अमेरिका में भी ऐसा है, हर जगह पे ऐसा। बट एक बफर होता है जो गवर्नमेंट क्रिएट करती है। एक किस लिए गवर्नमेंट को इलेक्ट किया जाता है? इसलिए तो नहीं कि वो इन्हीं लोगों में से उठ के गवर्नमेंट भी बन जाए और फिर इन्हीं के साथ बैठ के कल को फैसले करे। तो वो ना वो बफर नजर आता है इस वक्त। तो मुझे लगता है कि यही पावरफुल लोग जो मुल्क में चाहे वो इंडस्ट्रीज में हो या एग्रीकल्चर में हो, यही बैठे हुए हैं पार्लियामेंट्स के अंदर, यही निज़ाम बनाते हैं सारा का सारा। तो वो कैसे ये होगा कि ये जो कल्चर एक डेवलप हो गया है जिसमें कि सिर्फ, जिसको एक क्लीशेड मैं टर्म यूज करूंगा कि एलीट कैप्चर हो गया है मुल्क का, वो कैसे उसको दूर किया जाएगा? कोई इसको करना नहीं चाहते। सो जो हुक्मरान है वो उसका पार्ट हैं। सब लोग एक सब लोगों को मराहत चाहिए, सबको टैक्स ब्रेक्स चाहिए, सबको पॉलिसीज की एक रिलैक्सेशन चाहिए ताकि वो पैसे बना सकें। कोई, आप मुझे बताएं, मैं इस मुल्क में बाज़ औक़ात इन्वेस्टमेंट ढूंढने की कोशिश करता हूँ, आते हैं मेरे पास बिजनेसेस जो कहते हैं कि चलें कोई प्राइवेट इक्विटी अरेंज कर दें, कुछ कर दें। जो रिस्क एपिटाइट है ना यहाँ के बड़े बिजनेस ग्रुप्स की, और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, जीरो एक्सेप्शन। किसी की एपिटाइट नहीं है कि किसी रिस्क वाले प्रोजेक्ट में लगा दे, कोई आईटी के प्रोजेक्ट में लगा दे, कोई एआई में चला जाए, कोई प्रोग्रेसिव हर एक को वो प्रोजेक्ट चाहिए जिसके अंदर बस जल्दी से जल्दी पैसे बन जाएं, जिसमें कोई रिस्क ना लेना पड़े, जिसमें गवर्नमेंट से कोई पॉलिसी की मराहत ले ली जाए। तो ऐसे तो नहीं चल सकता कोई भी मुल्क जो है ना कि उसके अंदर इनोवेशन ही खत्म हो जाए पर जो है। बताइए ना, यू इन द फाइनेंशियल मार्केट, जो मैं फाइनेंशियल मार्केट में पीपल वांट चेंज एंड पीपल वांट, आप तो देखें ना फाइनेंशियल मार्केट जो मैंने पढ़ी है, आप तो सर प्रैक्टिस करते हैं कि आर्बिट्राज बहुत जरूरी होता है। यू आर ट्राइंग टू eke out the best return out of the capital that is available, और आप ढूंढ रहे होते हैं, तलाश कर रहे होते हैं छोटी छोटी गलियां नालियां जहां के आपको मिल जाए रिटर्न। ठीक है, यही फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है। और कैपिटलिज्म निजाम का मतलब ही यही है कि जी पैसा वहां जाएगा जहां कोई अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने की। तो आप लोगों को तो रिफॉर्म चाहिए होगा, आप तो चाहेंगे कि मार्केट चले ताकि रिफॉर्म हो। देखिए अब बड़ी अजीब बात है, रीट का निजाम, मुझे याद है मेरे दोस्त सलमान शेख बेचारा उस पर काम कर करके उसने लेके आया था अराउंड अबाउट 2011-12। आज तक कितनी रेट्स हुई है? मेरा ख्याल एक ही शायद हुई है, वो डॉलमन वाली। उसके अलावा बड़ी बातें तो होती हैं पर कोई रेट मेरा ख्याल कोई मार्केट पे रजिस्टर नहीं हुई अभी तक। ठीक है जी, प्राइवेट इक्विटी की बात होती है, वो नकवी साहब भी यहाँ है, सब हुआ, प्राइवेट इक्विटी कितनी चली। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो नई इनोवेशन दुनिया में, बॉन्ड मार्केट की बड़ी बात हुई, सलीम रजा बॉन्ड मार्केट की बात करता रहता है, बॉन्ड मार्केट कभी टेक ऑफ नहीं की। क्योंकि क्या वजह है, व्हाई डोंट दीज मार्केट्स टेक ऑफ? आपने रीट की बात की, एक तो ये कि डॉलमन के बाद भी रीट थी, जो सबसे बड़ी रीट थी जो मैंने की वो टीपीएल की थी, 18 अरब रुपए की थी, जो कि इस वक्त लिस्टेड रीट है। लेकिन मैं आपको बताऊं रीट क्यों नहीं टेक ऑफ की। रीट की जो टेक ऑफ ना करने की दो वजूहत। अभी तक इस मुल्क में एक ब्लैक जो मार्केट है ना रियल एस्टेट में, वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। मसलन रीट का जो पूरा निज़ाम है वो एक वाइट मनी पे खड़ा हुआ है। अगर आपने बेचने हैं, फ़र्ज़ करें आपने अपार्टमेंट्स बेचने हैं या जो भी बेचनी है बिल्डिंग में, अभी भी लोग चाहते हैं कि वो लो वैल्यू पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो और उनको पूरा ना दिखाना पड़े। एक तो ये इशू है। नहीं, पर दूसरा लो इशू मैं, क्यों रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड क्यों करते हैं? क्योंकि उनको इसलिए कि डीसी रेट। उनके पास जो वाइट वेल्थ है वो नहीं है ना दिखाने के लिए, जो बायर्स हैं।
तो उन्होंने टैक्स रिटर्न में दिखाई भी नहीं, तो कहाँ से दिखाएंगे कि कहाँ से आए ये पैसे। दूसरा जो एक बहुत बड़ा मसला है ना, शायद ये बहुत लोगों को इसका इल्म भी ना हो, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ। कल भी मैं एक रीट देख रहा था और मैं यही देख रहा था कि उसमें भी यही मुझे एक मसला नजर आया। जो ओनर्स है ना, जो रीट करना चाहते हैं, वो अपनी जो लैंड की प्राइस है वो चाहते हैं कि वो इतनी हो अच्छी उसको प्राइस करें कि उनको पहले दिन ही सारा पैसा जो है ना उनके हाथ में आ जाए। बाद में इन्वेस्टर्स को कुछ मिले ना मिले, उनको अपनी लैंड की प्राइस जो है ना ऐसी एग्जैजरेटेड प्राइस डाल दी जाए लैंड की रीट के अंदर के, उस उनको पहले दिन ही सब कुछ मिल जाए। ये जो हमारे पावर सेक्टर में भी अनफॉर्चुनेटली हुआ, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में होता है कि पहले दिन ही अपनी चीज इन्वेस्टमेंट, जो इतना खतरा रहता है इस मुल्क के एंटरप्रेन्योर्स को या जो इन्वेस्टर्स हैं, कि जी पहले दिन ही अपनी सारी इन्वेस्टमेंट निकाल ली जाए। तो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि लोग अपनी जमीन को मिसप्राइस करते हैं रीट के अंदर। और जब मैं उनको कहता हूं कि जनाब मुझे 30% का IRR जरा निकाल के दिखा दें इस रीट में, तो कोई नहीं दिखा पाता। फिर मेरा उनको जवाब यही होता है कि भाई थैंक यू वेरी मच, मैं आपकी रीट नहीं कर सकता, क्योंकि इस मुल्क में जहां रिस्क फ्री रेट तकरीबन 12% है और जो इक्विटी रिस्क प्रीमियम है वो 8-10% है, तो 20-22% अगर ये हैं, तो कोई 30% का प्रोजेक्ट दिखाओ तो मैं लेके जाता हूँ सबके सामने, क्योंकि ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर एक मसले भी होते हैं कंप्लीशन से रिलेटेड, कोई अनहोनी चीजें हो जाती हैं, तो अपना रिस्क देख के चलता है इन्वेस्टर। तो मैंने जब कहता हूँ, कहता 30% का IRR मुझे बता दो, तुम्हारा है तो मैं ले लेता हूँ तुम्हारी रीट आगे। अब वहां फिर किसी की जरूरत नहीं होती कि अपनी लैंड को सही प्राइस करे, इस वजह से नहीं आ पा रही रीट्स। मैं बता रहा हूँ आपको, ये मसला सारा यही है कि लोग अपनी लैंड को समझते हैं, जरा उसको प्लॉट के सूरत में, अगर आज मैं उस पीस ऑफ लैंड को कहूँ कि भाई आप जाके जरा मार्केट में इस प्राइस में बेच के तो दिखाएं मुझे, जो आप रीट में डालना चाह रहे हैं, तो कोई नहीं बेच पाएगा वहां पे, मुझे पता है इस चीज का। लेकिन वो रीट जो यूनिट होल्डर से खरीद को वो एग्जैजरेटेड प्राइस देना चाहते हैं। तो ये मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैंने जितने रीट्स के प्रोजेक्ट देखे, मेरे पास बहुत आते हैं, क्योंकि मैंने इस मुल्क में 2 ही रीट्स अभी तक मेजर हुई हैं, यानी एक डॉलमन ग्रुप की हैं और भी, यानी आरिफ हबीब ने की हैं, कुछ हमने की हैं। मैं इस वक्त काम भी कर रहा हूँ, अच्छी रीट्स भी हैं। कराची की एक बहुत अच्छी रीट पे काम कर रहा हूँ जो थोड़ा सा कराची से बाहर है। एक हम पूरा एक रिजॉर्ट बन रही है कराची से थोड़ा सा दूर, 1.5 घंटा दूर। काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, इट्स ए गुड गुड प्रोजेक्ट। बट एक जो हम इशू फेस कर रहे हैं रीट में, तीसरा जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि ये मार्केट की जो लिक्विडिटी है फॉर सच इन्वेस्टमेंट्स, दैट्स वेरी नैरो। कहाँ से लाएं? अगर कोई थोड़ा सा भी बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है तो इस मार्केट की डेप्थ ही इतनी नहीं है कि वो कैपिटल वहां से लाया जाए। मैं इक्विटी कैपिटल की बात कर, इक्विटी कैपिटल की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। जो इंडिविजुअल है उसके पास इतना पैसा नहीं है। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है इस मुल्क का, जो इक्विटी में आ सकता है, वो सारे के सारे आपके बैंक्स लेके बैठे हुए हैं, वो पूरा कैपिटल। बैंक से अगर कहें कि भाई इक्विटी में आ जाओ, तो वो उनका एक तो उनको रेगुलेटरी इश्यूज आ जाते हैं, फिर वो उनकी तो रिस्क की एपेटाइट बिल्कुल जीरो हो चुकी है। उनको इतना मजा आ गया है गवर्नमेंट पेपर पे पैसा बनाने का कि उन्होंने तो काम करना ही छोड़ दिया है। जो हमारे बैंक्स हैं वो तो सिर्फ एक गवर्नमेंट पेपर में इन्वेस्ट करते हैं, किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेते। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि पूरे मुल्क की सेविंग्स इन बैंकों में लगी हुई हैं और वहां से किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट का एंगल नहीं निकलता। थोड़ा बहुत लोन दे देते हैं, लेकिन ये हमारे, अब देखें ना, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए। स्टेट बैंक तो ये नहीं करेगा। स्टेट बैंक तो एक तरह का प्रोटेक्टर है ऑफ दीज बैंक्स। वो नहीं, वो कभी भी ये इस तरह की वो नहीं कर पाएगा रिफॉर्म्स। गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई बताएं। सब एक जमाने में मैं DFIs जब होते थे, मैं आप DFIs क्या हैं? DFIs सारे के सारे बैठ गए हैं, वो सारे क्वाज़ाई कमर्शियल बैंक्स बने हुए हैं और उनको इजाजत दी हुई है कि वो कमर्शियल बैंक की तरह एक्ट करें। वो अपने मैंडेट से फिर गए, लेकिन उस कोई पूछने वाला नहीं है। पर देखिए डीएफआईज तो फेल कर गए थे ना। अब जो नए डीएफआईज बने, ये तो ब्यूरोक्रेट्स ने अपने लिए बनाए हुए हैं कि ये अपने आप बोर्ड पे आ जाते हैं, 5-5-10 हज़ार डॉलर फीस लेते हैं अपने आप। और फिर बैंकर्स, सिटी बैंकर्स, माशाल्लाह मेरे ख्याल सिटी बैंकर्स भी एक माफिया है जिसको हमें गौर करना चाहिए कि वो हर डीएफआई के हेड वो होते हैं, हर बैंक के हेड वो होते हैं, हर कमेटी के हेड वो होते हैं, हर मॉर्गेज रिफाइनेंस कॉर्पोरेशन या व्हाटएवर हर जगह वो होते हैं। तो एक ये भी एक माफिया बन चुका है। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द अर्ली स्टेजेस ऑफ अमेरिकन कैपिटलिज्म या यूके कैपिटलिज्म। ठीक है, जबकि ये सब बातें थी, ब्लैक मनी भी था, सब थी वगैरह वगैरह। बट ये फिर रॉकफेलर वगैरह ने, या अगर आप पढ़े हिस्ट्री कार्नेगी की या वो जेपी मॉर्गन की,
उन्होंने मार्केट बनाई और कोई रूल्स भी नहीं थे उस वक्त। उन्होंने मार्केट बनाई, किस तरह बनाई? अपने क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट से। वो लोगों को देते थे रिटर्न्स और लोग इन्वेस्ट करते थे और उसमें मार्केट। ईस्ट इंडिया कंपनी को आप ले लें, बड़ी अच्छी कंपनी है जो दुकानदारों ने और छोटे मोटे ट्रेडर्स ने बनाई और बड़ी अच्छी चली 200 साल। तो पॉइंट ये है कि ये कंपनी में मैं काफी इस पर रिसर्च करता रहा हूँ, बड़ी विजनरी लीडर्स थे जिन्होंने ये काम किया। हमारे यहाँ क्या विजनरी लीडर्स की शॉर्टेज है? क्या वो मार्केट खुद नहीं बना सकते? फॉर एग्जाम्पल चीज मैं रियल एस्टेट में करता हूँ, जो आपने रीट की बात की, प्राइसिंग की, मैं रोता रहता हूँ कि रियल एस्टेट की मार्केट बन सकती है आराम से, अगर हम सिर्फ इतना करें कि सब चीजें जैसे जमीन.com, अगर जमीन.com जैसे 2-3 और पोर्टल्स आ जाए तो रियल एस्टेट की मार्केट बन जाएगी, क्योंकि उनकी कंपटीशन से प्राइसिंग पता चल जाएगी। ठीक है, ये अगर हुकूमत और करे कि इलेक्ट्रॉनिक टाइटल्स लगा दे और लिंक कर दे इन चीजों के साथ, तो ये बन सकती है। बट द पॉइंट इज कि बिजनेस कम्युनिटी से कोई ऐसी डायरेक्शन या डिमांड नहीं है कि यार हमारी मार्केट बना दो, हम खेलेंगे। पर वो खेलने की डिमांड ही नहीं है आप लोगों में। क्या वजह है? क्योंकि तो बिजनेस साहब ये कम्युनिटी जवाब बहुत सिंपल है, चाहे वो रीट हो या कोई और बिजनेस हो। जो इस मुल्क का सरमायादार है ना, जब वो इन्वेस्ट करता है किसी प्रोजेक्ट में, वो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है ना, जो बाकी शेयर होल्डर्स हैं, उनको कुछ पैसा देना ही नहीं चाहता। उनका सिर्फ उसको पैसा चाहिए। ये इतनी अफसोस की बात है कि उसको वो अपना स्टेक होल्डर समझता ही नहीं है, सिर्फ पैसा लेने आता है उससे। आज ये सब लोग अगर ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को ट्रीट करना शुरू कर दें कि ये इक्वल पार्ट हैं ऑफ द कंपनी, और इनकी बात को सुनना चाहिए और समझना चाहिए, तो ये निज़ाम दुरुस्त हो सकता है। बट ऐसा नहीं होता। अब मैं आपसे एक और बात करने लगा हूँ, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है जो मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में, और वहीं से मुझे थोड़ी सी होप होती है। वरना तो हम इस मुल्क में रहते हैं और बहुत बाज़ औक़ात मायूसी भी होती है चीज़ों के, जब निज़ाम को हम देखते हैं। वो ये है कि इस मुल्क की जो यंग पॉपुलेशन है ना, ये एक बहुत बड़ा एसेट बनने जा रही है पाकिस्तान का, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि इनके अंदर वो अवेयरनेस है। अभी मैंने अपनी छोटी सी एक फिनटेक शुरू की है, उसमें भी थोड़े से अकाउंट खुले हैं, कोई 3-3.5 हज़ार। लेकिन मैं कल उनको देख रहा था कि उसकी एवरेज एज क्या है उन अकाउंट होल्डर्स की। तो एवरेज एज 30 साल है उसकी। दीज आर इक्विटी ट्रेडिंग पीपल, और उसमें से 70% जो है ना, वो हैं जिन्होंने पहली मरतबा अकाउंट खोला है, वो पुराने लोग नहीं है। दूसरी, मैं आई वाज टॉकिंग टू समवन इन लंदन, और ये मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान में भी ऐसा होगा। तो वहाँ पे भी जो वेल्थ मैनेजमेंट और ये पूरे एरियाज़ हैं ना, ये एक ट्रांजिशन में है, क्योंकि किसी मेरी फर्म से बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि हम अब एक डिजिटल एग्रीगेशन कर रहे हैं वेल्थ मैनेजमेंट की। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई, ये जो अमीर लोग हैं यूके के, ये क्यों आके कंप्यूटर पे बैठ के ये थोड़ी करेंगे इन्वेस्ट? ये तो इनको तो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स अवेलेबल होते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये आप गलत सोच रहे हैं। यूके के अंदर और यूरोप में दे आर एक्सपेक्टिंग अ बिग वेल्थ ट्रांसफर, तकरीबन ओवर $5 ट्रिलियन का ट्रांसफर होने जा रहा है टू अ यंग जनरेशन। क्योंकि ये जो नए लोग आए हैं वहाँ पे भी, इनको जब ये इनहेरिट करेंगे, दे विल इन्वेस्ट डिफरेंटली। इनकी सोच मुख्तलिफ है उन जनरेशन से, जो कि पाकिस्तान में भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। मेरे पास जो जब कोई आते हैं यहाँ बिजनेसमैन, उनके साथ उनके बच्चे भी होते हैं, यंग होते हैं, 25-30 साल की एज के। उनकी सोच मैंने देखा वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, उनकी रिस्क एपिटाइट भी मुख्तलिफ है। तो ये जो जनरेशन अब इनहेरिट करेगी, जो हमारे बड़े लीडर्स हैं जो इस मुल्क के, मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी मुख्तलिफ जनरेशन है। और तो यानी ये हमें मर जाना चाहिए, इनको हैंड ओवर कर देना चाहिए। पर हम बस जो यही है, को छोड़ना ही नहीं चाहते है ना, हम तो कहते हैं हमें बस ये नहीं करेंगे, नहीं ये वो नहीं हमें पीएमएलएन वाले हमेशा कहते हैं हमें तसलसल चाहिए कि हमें फॉरएवर रखो यहाँ और कोई नहीं रखो। अच्छा चले जी। पर एक और चीज मुझे बताइए, जो जो मैंने देखा है, मैंने लॉन्ग टाइम को आई डिड अ पेपर ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स और मैंने उस पर काफी चीजें लिखी थी। वन की एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट जो पाकिस्तान में बिल्कुल मिसिंग है, वो है टेक ओवर। क्या इस मुल्क में टेक ओवर बैंड है? व्हाई कैन टेक ओवर हैपन? एक तो वजह बहुत बड़ी है कि स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी बहुत कम है, एंड मोस्ट कंपनीज डू नॉट, देयर इज इनफैक्ट आई इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, देयर इज नो कंपनी इन पाकिस्तान दैट इज वाइडली हेल्ड या डाइवर्सिफाइड ओनरशिप। जैसे एप्पल है, आईबीएम वगैरह, देखे ना, उनके तो सारे शेयर्स पब्लिक के पास है। यहाँ तो हर स्टेट ने अपनी जेब में शेयर रखा हुआ है
और माइनॉरिटी शेयर होल्डर को 10, 15, 20% देता है। क्या ये वजह क्यों है या रेगुलेटर्स ने और हुकूमत ने क्यों अलाउ किया हुआ है? मैं तो हम्म, अभी देख रहा था किसी एक मुल्क ने ये कहा है कि एक सर्टेन परसेंटेज शेयर जो है स्पॉन्सर्स को हर साल बेचने पड़ेंगे अनलेस दे डाइल्यूट देमसेल्व्स टू सर्टेन लेवल। क्यों नहीं एनफोर्स करते इस मुल्क के अंदर ये? इस कौन सा बड़ा ऐसी बात है आखिर कि इसमें कि ये इस तरह की रेगुलेशन एनफोर्स कर दी जाए कि भाई अगर आपने अगले 5 साल में 50% तक आना है, ठीक है, फिर इनको खतरा क्या होगा यार, लोग लिस्टिंग के लिए नहीं आएंगे। भाई अगर अगर लिस्टिंग के लिए लोग इसलिए आते हैं कि वो सिर्फ लिस्ट करा लें और लोगों से पैसा ले लें, तो नहीं आना चाहिए उनको। मुझे नहीं चाहिए ऐसे आईपीओस, मुझे ऐसे एंटरप्रेन्योर नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को ये बात समझनी चाहिए कि एक दफा वो डिसिप्लिन तो लेकर आए ना। तो ये जो बात है कि ये तो बड़ी आसान सी है अगर इसको इन्फोर्स करना चाहे। दूसरा, आपने रेगुलेटरी इसकी जो टेक ओवर की बात की, डॉक्टर साहब अगर आप टेक ओवर लॉ पढ़ें, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी डील करता हूँ, मेरी एक ये मेरी स्पेशलिटी भी है जो टेक ओवर लॉज की है, इतने बुरे बने हुए। मसलन अगर मैं नेक्स्ट कैपिटल को 29.9% ओन करता था पर्सनल पिछले बहुत अरसे से, मैंने जब 29.9 से ऊपर जाना चाहा तो एक रेगुलेशन है जो कहती है कि जब आप 30 पे आएंगे तो जो रिमेनिंग शेयर होल्डर है जो कि 70% हैं, उनको पब्लिक ऑफर करें खरीदने के लिए। यानी एक शेयर से, मैं अगर एक शेयर से भी क्रॉस कर रहा हूं 30 को, तो मैं उन 70% को उसी प्राइस पे ऑफर करूं कि भाईजान मैं आपसे खरीदूंगा 50% ऑफ, यानी 35% का मैं बैंक गारंटी लेके आऊं कि मेरे पास पैसे हैं, मैं उनको वो ऑफर करूं। क्यों भाई? अगर मैं किसी कंपनी का कंट्रोल संभाल रहा हूं तो फिर तो चले समझ में आता है कि जी जो रिमेनिंग शेयर होल्डर्स हैं, मैं उस, क्योंकि उन कंपनी के लोगों को हक है कि मैं उनको वो ऑफर करूं। लेकिन 30 और 50 के दरमियान कौन सी ऐसी हिकमत है कि ये एक पब्लिक ऑफर की जाए रिमेनिंग शेयर होल्डर्स को? उसकी वजह से बहुत सारी ट्रांजैक्शन रुक जाती है। मैं खुद कई साल रुका रहा, मेरे पास नहीं थे पैसे, फिर जब मेरे पास आए पैसे तो मुझे वो पब्लिक ऑफर करनी पड़ी और मैंने वो फिर अपनी 30 से ऊपर बढ़ाई शेयर होल्डिंग। तो क्या है ये, कोई किसी कोई देखता ही नहीं है, परवाह ही नहीं है इन चीज़ों की कि मुल्क में। अच्छा, दूसरी एक डॉक्टर साहब मैंने माइनॉरिटी की बात की, एक और इशू जो क्रिएट हो गया है जो कि हमारे रेगुलेटर्स ने किया है, वो माइनॉरिटी को एक बैलेंस के साथ रखना पड़ता है। माइनॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी डिक्टेटरशिप बना दें मुल्क के अंदर, तो ये भी गलत है। अगर आपकी मेजॉरिटी उनको सही ट्रीट नहीं कर रही वो भी गलत है, लेकिन अगर माइनॉरिटी को इतना ऊपर कर दें कि उनके सारे हकूक उनके कर दें तो फिर लोग डर जाते हैं। फिर अब कि नहीं आप तो देखेंगे व्हाट इज इट दैट यू प्रपोज, क्या करें? ये एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा ना, जहाँ माइनॉरिटी मुझे याद है एक दफा डॉक्टर साहब, बहुत पुरानी बात है, आईएफसी के जो ग्लोबल सीईओ हैं वो आए हुए थे पाकिस्तान, एक मीटिंग हुई, मैं था उसके अंदर। तो उसमें जो एनआईटी के उस वक्त के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि जी देखें, एक लॉ पास होना चाहिए माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन का। तो जो जो आईएफसी के जो सीईओ थे ग्लोबल, उन्होंने कहा भाई ये क्या बात कर रहे हैं आप, माइनॉरिटी इज ए माइनॉरिटी एट द एंड ऑफ द डे, क्या बात कर रहे हैं आप? माइनॉरिटी को माइनॉरिटी रहना चाहिए, जो उनके नॉर्मल सेफ गार्ड्स हैं वो आप रखें, कोई उनको स्पेशल ट्रीटमेंट तो नहीं दिया जा सकता ना किसी भी रेफरेंस से। लेकिन यहाँ पे हुआ ये है कि वो बैलेंस नहीं रहा और जो मेजॉरिटी है वो यूज करने की कोशिश करती है माइनॉरिटी को। तो एक एक निज़ाम के अंदर एक बैलेंस लाने की जरूरत है जिसकी वजह से ये माइनॉरिटी को भी वो प्रोटेक्शन मिले और मेजॉरिटी को भी वो प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि माइनॉरिटी बातों का तंग भी करती है आकर। कोई एक खत लिख देता एक है। और बड़े मजेदार सवाल है, मुझे बताइए कि कुछ कंपनी है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, बड़ा फिर अच्छा एग्जांपल है बाबर अली का, जो पैकेजेस मॉल पैकेजेस था। बाबर अली ने पैकेजेस को शहर से बाहर ले गया और मॉल बना दिया, एवरीबॉडी इज बेटर ऑफ। इस तरह बहुत सारी कंपनीज हैं जो बैठी हुई हैं पुराने इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में जो शहर के अंदर आ गई। ठीक है, अब रिस्ट्रक्चरिंग उसमें बहुत सिंपल है, एंड आपके जैसे लोग तो उसमें माहिर है कि आप उस कंपनी का लैंड लेके उसको रियल एस्टेट डेवलप कर दे, फैक्ट्री बाहर ले जाए। ये प्रोसेस बहुत स्लो है, चलता नहीं ज्यादा। जब चलता है तो सेठ साहब अपने आप ही कर लेते हैं, किसी को माइनॉरिटी शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलता। मसला ये है कि क्या ये इस किस्म का, इसको आर्बिट्राज कहते हैं हम इकोनॉमिक्स में, क्या इस किस्म का आर्बिट्राज ऑफ एसेट, अच्छा दूसरी इसके साथ रिलेटेड ये भी चीज है, मुझे पता नहीं, जब जमीन की कीमत आपने बात की, कि इन कंपनियों में जमीन की कीमत मार्क टू मार्केट होती है या नहीं होती, और नंबर 2 अगर होती है तो फिर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को कोई फायदा होता है कि नहीं होता। नंबर 3, अगर एक वो
कोलबर्ट क्रेवस जो बड़े फेमस वो प्राइवेट इक्विटी फर्म था अमेरिका में, जो आके खाके कंपनियों को उनको बंडल करके और वो बड़े पैसे बनाते थे। ये पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं है। देखिए यहाँ पे जो ओनर है ना, वो सारे बेनिफिट्स अपने पास रखना चाहता है। अगर उसकी ज़मीन की वैल्यू बढ़ गई है, फर्ज करें उसके पास है कोई एक पीस पार्सल ऑफ लैंड, वो नहीं शेयर करेगा माइनॉरिटी से उसको। उसकी ख्वाहिश होगी किसी तरीके से मैं ये पार्सल ऑफ लैंड बेच दूं, कुछ कैश ले लूं, कंपनी में तो इसकी मैं सेल वही शो करूंगा जो थोड़ी सी है, ताकि कंपनी में तो कोई पैसा ना जाए, बार बार से बाहर मैं जो भी पैसा है वो मैं ले लूंगा। और ये एक कॉमन प्रैक्टिस ऐसा ही होता है यहाँ पे। तो यहाँ क्योंकि बिल्कुल किसी किस्म की एक अकाउंटेबिलिटी कॉर्पोरेट लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करती इन लोगों की, और ये इन्फ्लुएंशियल लोग हैं सारे के सारे जितने भी हैं। वरना तो पावर सेक्टर के अंदर जो आपने ओवर इन्वॉइसिंग देखी वो कैसे मुमकिन थी? आखिर मुमकिन ही नहीं थी, हमारे आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ है। तो मैंने कहा ना सर, इस मुल्क का जो गवर्नेंस का निज़ाम है, अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है, वो अगर आपको हमारे एक बड़े मशहूर ब्रोकर थे, अब भी हयात हैं, बट वो बात मुझे कहते थे अमीन ताई साहब, कि भाई अगर जेल का निज़ाम कैदियों के हाथ में दे दिया जाए तो फिर यही होगा जो जो हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। तो ये है इसमें अब पूरा निज़ाम एक को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। इट फ्लोज फ्रॉम द टॉप, आप तो जानते ही हैं, वहाँ बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में। बेगम साहब, एक और सवाल दिमाग में आता है, क्या प्राइवेटाइजेशन का बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क और हम प्राइवेटाइजेशन कर नहीं पाते? मतलब हमें कितने साल हो गए बातें करते हुए स्टील बिल की, पीआई की, प्राइवेटाइज होती नहीं। मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ जो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कहता हूँ व्हाई कांट बी प्राइवेटाइज स्टॉक मार्केट? इस पे अनफॉर्चुनेटली आलमी इदारे भी इस पे नहीं मानते। वो कहते हैं प्राइवेटाइजेशन मस्ट बी ऑफ द फ्लोर ऑफ द स्टॉक मार्केट। मेरा तो ख्याल जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन ऑन द फ्लोर ऑफ द स्टॉक मार्केट उतना अच्छा है। और अगर प्राइवेटाइजेशन होगी स्टॉक मार्केट पे तो और लोग इंटरेस्टेड होंगे, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड होंगे, मेरे जैसे गरीब लोग जिनके पास थोड़ी सेविंग्स है वो भी इंटरेस्टेड होंगे, हम सब इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि अच्छा एसेट स्टॉक मार्केट बढ़ेगी। तो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस आर्गुमेंट? व्हाई डू द पावर्स दैट बी से कि नहीं स्टॉक मार्केट पे नहीं प्राइवेटाइज होना चाहिए? डॉक्टर साहब, मैं तो इस पे इसका बहुत हामी रहा हूँ। मेरी ये भी प्रपोजल रही है ऑफ एंड ऑन टू गवर्नमेंट, एंड जो जिन जिन लोगों से भी मेरी मुलाकात होती है, कि अगर आपसे कोई बड़े एसेट्स नहीं बिक पा रहे या उनमें कुछ इश्यूज है तो आप ऐसा करें जो पीटीसीएल में किया था, कि आप 26% कंट्रोल उसका जो है ना स्टॉक मार्केट के थ्रू बेच दें, और या किसी को प्राइवेट इन्वेस्टर को भेज दें। आप 51 की जिद ना करें अगर आपको नहीं मिल पा रहे तो। ये एक है, आप 26% मार्केट के थ्रू भी बेच सकते हैं, और फिर उसका उस कंपनी का एक निज़ाम, एक प्राइवेट सेक्टर जिस तरह से गवर्नेंस का सिस्टम है वो चलाया जा सकता है। लेकिन मैं क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में खुद भी इन्वॉल्व रहा हूँ, और अभी भी एक जो आपका ज़रिए तरक्याती बैंक की प्राइवेटाइजेशन चल रही है उसमें भी मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मेरे जो ऑब्जर्वेशन है ना वो उस नेचर के हैं कि यहाँ प्राइवेटाइजेशन में जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन अभी तक रहा है, और मेरे जो करंट चेयरमैन आए हैं उनको मैंने ये बात कम्युनिकेट भी की, और बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उनको जानता हूँ, उनकी एक बैकग्राउंड है प्राइवेट सेक्टर की, तो इसलिए उनके साथ एक राब्ता भी है हमारा। वो यही है कि किसी तरीके से जो विद इन प्राइवेटाइजेशन कमीशन गवर्नमेंट है ना, इसका निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। अब वहाँ इस वक्त जो है ना इन्वेस्टमेंट बैंक्स वो बिल्कुल भाग गए हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन से। एक 2019 में एक वाकया हुआ था जब आरएलएनजी पावर प्लांट्स की हुई थी। अब मैं उसकी डिटेल में पब्लिक फोरम पे नहीं जाना चाहता, बट वो इतना भयानक वाकया था कि उसके बाद इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक्स ही भाग गए सारे के सारे। अभी वो आते ही नहीं है। अब अगर यही एक इम्प्रेशन रहता है कि जो प्राइवेटाइजेशन में जो एडवाइजर्स की अपॉइंटमेंट्स हैं या इन्वेस्टमेंट बैंक्स की इन्वॉल्वमेंट है, इफ दैट इज नॉन ट्रांसपेरेंट, तो फिर वो एक इशू है और लोगों को डिसिस्ट करता है। दूसरा मैंने देखा ये है कि गवर्नमेंट जो है ना फाइनेंशियल एडवाइजर्स को पूरी तरीके से रिम्यूनरेट नहीं करना चाहती। वो समझती है कि तो बड़ा नेशनल कॉज है, इसके लिए सब लोग अपना कुर्बानी दें, और अपने अपना प्राइवेट सेक्टर इसमें नहीं आना चाहता, इस वजह से कि भाई वो क्यों, उनकी अपने रिसोर्स की एक कॉस्ट है, वो क्यों अपने गवर्नमेंट को तो बड़े पैसे दिए,
3 बारी पैसे दिए पीआईए की प्राइवेटाइजेशन, मेरे ख्याल को 2-3 पता नहीं कितने 2-3 वो तो खैर चले, वो एक अलग टॉपिक है। उसमें मैं प्राइवेटली तो अपनी पहुंचा चुका हूँ सारी रिजर्वेशन जो है, उस पर आपसे किसी दिन मजीद बात करेंगे। वो तो एक वन ऑफ था, बट मैं जनरल बात कर रहा हूँ। आई ठीक है। होप जो प्रेजेंट चेयरमैन है, इन तक ये चीजें पहुंची हैं एंड ही विल डू समथिंग अबाउट इट। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, ही इज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। तो हमने सारों ने उनको पहुंचाया है। मैं पब्लिकली इसलिए नहीं क्रिटिसाइज करना चाहता कि वो काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होता है। वो नहीं नहीं, मैंने कोई अपनी सारी पहुंचा दी है कि किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाहिए। वरना ये प्राइवेटाइजेशंस, मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, ये कभी भी नहीं होंगी। इसलिए कि जब तक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं आएंगे, एक मुल्क में एक अच्छा निज़ाम एग्जिस्ट नहीं करेगा ऑफ एक्विटी डाइवेस्टमेंट, तो नहीं हो पाएगा ये सब कुछ। अच्छा, ये पर ये इसमें अजीब बात है एक और चीज कि हम अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को ट्रस्ट नहीं करते। आफ्टर ऑल आपके जैसे लोग हैं हमारे पास, वी हैव टू गो टू अर्नस्ट एंड यंग एंड कोई बाहर का फर्म, ये भी एक अजीब मुसीबत है। मैं जब प्लानिंग कमीशन में था, मुझे एक दफा भेजा गया रोड शो के लिए, तो जब मैंने बात की, देखा वो सिंगापुर में कोई था फाइनेंशियल एडवाइजर, जब उससे बात की तो पता चला वहां 4-5 पाकिस्तानी बच्चे ही बैठे हुए और उनको कुछ नहीं पता था। तो वो भी प्राइवेटाइजेशन थैंक गॉड नहीं हुई, मैं तो बड़ा खुश था उसकी नहीं हुई। तो मैंने कहा कि हफीज शेख फाइनेंस मिनिस्टर, मैं कहा यार बड़ी अच्छी बात है नहीं हो रही। बट एक और तरफ चलते हैं, ये बताइए अभी जो आपने बात की है, सबसे चीजें मुझे लग रहा है जो मेरा हाइपोथेसिस तक कंफर्म हो रहा है, हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिस पे हम इतनी बातें करते हैं, हमने जनाब बड़ी रिपोर्टें भी लिखी हैं इस पे, हमने इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर भी बना दिए हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल भी बहुत बनाए हुए हैं, पर हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत कमजोर रहती है। जैसे आपने बातें की, मैंने जो बोर्ड्स की स्टडी की थी, मैंने नेटवर्क थ्योरी लगा के बोर्ड्स को स्टडी किया, बड़ा डेटा इकट्ठा किया, सारी एससीसीबी का डेटा। पता ये चला कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का लो तो है, बट कुछ 750 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिले, सिर्फ केएससी 100 की बात कर रहा हूँ। और वो सारे एक ही क्लब के माफिया थे, या सिटी बैंकर्स थे, या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स थे, या रिटायर्ड जनरल्स थे, या वो बहुत ज्यादा एक चीज है एनआईटी के बंदे थे। अब एनआईटी हम 30 साल से कह रहे हैं खुदा के वास्ते खत्म कर दो, इसकी जरूरत क्या है? पर वो पिक एनआईटी में बैठे हुए पब्लिक सेक्टर के इदारे हैं, व्हाई शुड दे नॉट बी प्राइवेटाइज, व्हाई शुड यू गाइस बाय आउट एनआईटी? बाय आउट क्या, मैनेजमेंट ही बाय आउट करनी है ना, और क्या बाय आउट करना है? तो व्हाई कांट बी, आई मीन व्हाट इज रॉन्ग विद द कॉर्पोरेट? अच्छा, एक और चीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, मैंने जितने अच्छे लोग हैं पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट और ये, मैंने उनसे पूछा, नोबडी इज ऑन एनी बोर्ड। मतलब शायद करदार एक्स गवर्नर सेंट्रल बैंक किसी बोर्ड पे नहीं है, सलमान शाह एक्स मिनिस्टर किसी बोर्ड पे नहीं है, हफीज पाशा एक्स मिनिस्टर किसी बोर्ड पे नहीं है। ये क्या है? बाकी जगह दुनिया में तो ये होता है। बस वो तो मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया कि जो हमारा जो भी सरमायादार तबका है, वो कंट्रोल फ्रीक है। वो नहीं चाहता कि किसी तरीके से भी उसको एडवाइस किया जाए या उसको बताया जाए कि आप गलत कर रहे हैं। वो इतना सेंट्रलाइज सिस्टम चलाना चाहता है कि किसी किस्म की और फैसला साजी में कोई गुंजाइश रखना ही नहीं चाहता। ये एक माइंडसेट का इशू है डॉक्टर साहब। ये मैंने आपको बताया, जब तक ये बट जनरेशन वो चेंज। क्या वो ये नहीं देखते कि एलोन मस्क छोटे छोटे शेयर्स रख के दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन गया, ठीक है ना? वो उसके पास कोई मेजोरिटी शेयर्स नहीं है, बट ही इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। और बहुत उसने शेयर होल्डिंग लोगों को दी है, आपके जैसे लोगों को दी है, मेरे जैसे लोगों को दी है, बड़े भी छोटे भी सबको दी है। आपके जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आए हैं, मेरे जैसा छोटा बंदा भी टेस्ला का शेयर ले सकता है। तो क्वाइट फ्रेंकली, जो स्टॉक मार्केट, जो हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म शो करती है कि अगर मिल के बैठ के स्टॉक मार्केट के थ्रू खाएं तो हम सब बड़े हो जाते हैं। यहाँ देखिए, ये ये तो सोच है ही नहीं ना। जो ओनर ऑफ लिस्टेड कंपनीज है, वो कहते हैं सिर्फ अमीर मैंने होना है, मेरे शेयर होल्डर्स ने, बाकियों को तो मुझे परवाह ही नहीं है। ये यही एक एटीट्यूड है सब लोगों का कि वो सिर्फ अपने आप को अमीर करना चाहते हैं। इसीलिए पूरा स्ट्रक्चर गवर्नेंस का उन्होंने उसी तरीके से रखा हुआ है। और मैं चीज आ एक चीज जाती है। में आपकी तरफ पूरा पूरा लेट मी जस्ट गो बैक टू व्हाट यू सेड फ्यू मोमेंट्स अगो, कि जो लोकल फाइनेंशियल एडवाइजर्स को क्यों नहीं ये करते और फॉरेन को करते हैं। एक दो तीन चीजें इसमें मैं बताऊंगा, और ये बड़ी क्रिटिकल है डॉक्टर साहब, ये पहुंचनी चाहिए लोगों तक। वो ये है कि जब से इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक्स यहाँ से भागे 2009 के बाद, 2019 के बाद से, और फिर उन्होंने बड़ी रिलक्टेंस शो की पाकिस्तान वापस आने में।
उनमें उसके बाद हुआ ये है कि ये जो अकाउंटिंग फर्म्स हैं ना, ये घुस गई इस प्रोसेस में, और ये सेल साइड एडवाइजर्स के तौर पे सामने आई हैं। अब दुनिया में कहीं नहीं होता कि ये जो जो अकाउंटिंग फर्म्स हैं, ये ज़्यादातर ड्यू डिलिजेंस करती हैं, वैल्यूएशंस करती हैं, इनका कोई सेल साइड एक्सपीरियंस थोड़ी होता है। तो ये जब मैं तो हैरान हुआ हूँ जब इनको इनको प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने एंटरटेन किया और इनको एज ए सेल गुड, साइड एडवाइजर अपॉइंट किया। वेरी गुड। दूसरा दूसरा जो लोकल फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, इसमें मैं ये बात मानूंगा कि जो पिछले 20 साल की जो भी डिस्ट्रक्शन हुई है, उसमें हमारे जो लोकल फर्म्स हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इनकी जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है वो बहुत बुरी तरह से हट हुई है। इस वक्त पाकिस्तान में को अच्छी प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स नहीं है, वेरी फ्यू। मैं कहता हूँ 5 उंगलियों पे भी नहीं आएंगी वो। मैं अब ज़्यादा बड़ी बात नहीं करना चाहता, बट बहुत कम है। लेकिन गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, बजाय इसके कि वो किसी ऐड में ये लिखें कि भाई इसके लिए एक फॉरेन एडवाइजर चाहिए, आप वो ना लिखें, आप कहें कि जी फॉरेन भी आ सकता है, लोकल भी आ सकता है। अगर कोई लोकल आके compete कर पाता है और वो अपने साथ किसी फॉरेनर को ले आता है, तो सो बी इट। तो थोड़ा सा प्रोसेस को इनको समझने की जरूरत है, फिर ये इम्प्रूव होगा। दूसरा, आपने इसकी जो बात की शेयर होल्डिंग की, इलॉन मस्क वाली, कि जी थोड़े से शेयर होल्डर, आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इज टू एनफोर्स कि भाई आप एक सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा अपने हाथ में नहीं रख सकते। अगर आपको है तो आपको हर साल वो शेयर होल्डिंग बेचनी है। ये मेरी अभी बात हो रही थी एक म्यूचुअल फंड के सीईओ से, एक बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड अभी है। वो ये कह रहे थे कि यार बाकी सारी मुल्कों में ये है, कुछ मुल्कों में है जहाँ कॉन्सेंट्रेशन थी, कि वहाँ पे फोर्स किया गया ओनर्स को कि वो अपनी शेयर होल्डिंग बेचेंगे, हर साल बेचेंगे, टिल दे कम डाउन टू अ सर्टेन लेवल। ये क्यों नहीं करते यहाँ? ये क्यों अलाउ किया हुआ है? ठीक है, उसमें लोग ये कहेंगे कि जी वो फिर वो बेनामी में रखना पड़ेगा। भाई बेनामी में रखेंगे तो इतनी आसान नहीं है बेनामी में रखना। अब आप आजकल के ज़माने में बेनामी में बड़ी क्वांटिटीज़ में शेयर रखना कोई आसान काम नहीं है। सो लेट वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा वक्त के साथ, पर वो इकदाम तो करें कम से कम। ये पर नजम सब, जो की प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस जो मैंने पढ़ा था लॉन्ग टाइम को, इज लीवरेज। आपके पास 10 रुपए होते हैं, आप उसको बना देते हैं 1000 रुपया थ्रू लीवरेज। कुछ लीवरेज होती है डेट से, कुछ लीवरेज होती है इक्विटी से। और जो गोरे का कमाल है कि उसने उसको ऐसा बनाया है। अब सोचिए नजम साहब, हॉलैंड एक कंट्री है जो मेरा ख्याल कराची से 1/3 साइज में, लाहौर से भी आधा है, उसकी पूरी पॉपुलेशन मेरा ख्याल 8-9 मिलियन है, तो लाहौर से भी छोटा है। अब देखिए दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है शेल वगैरह, कितनी हॉलैंड की कंपनी है, फिलिप्स फिलिप्स सब हॉलैंड की कंपनी है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इतने छोटे से शहर को लीवरेज कर, इतने तो छोटे से एक शहर को, मुल्क भी नहीं। आप मुझे बताइए, क्या हमारे जो बिजनेसमैन है वो लीवरेज को नहीं समझते? वो ये नहीं समझते कि अगर वो अपने साथ इक्विटी होल्डर्स को कैरी करेंगे, तो एक बंदा जो आज मतलब $200 मिलियन की कंपनी बना के बैठे, और मैं बड़ी जगह गया हूँ, मैं गुजरावाला भी गया हूँ, सियालकोट भी गया, बिजनेसमैन से मिलता हूँ, कहते हैं हमारी सोच ये है ही कि जी आप एक 200 मिलियन पे अगर पहुंच गए, $200 मिलियन पे, तो इसको आप बिलियन पे ले जाए, बिलियन पे पहुंच गए तो 200 मिलियन पे लेके जाए। आप देखें इंडिया में टाटा इज $360 बिलियन, रिलायंस इज $250 बिलियन, अब मलेशिया में मे बैंक इज $30 बिलियन। हमारी इतनी पिटी पिटी, हबीब बैंक हमारा जो है वो भी कोई $1 बिलियन के करीब है। मेरे ख्याल अभी यूबीएल ने 1 बिलियन शायद क्रॉस किया। तो ये तो ऐसे तो हम इतने ऐसे ही गरीब ही रहेंगे। मैं तो कहता हूँ, जजेस साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं कहता हूँ मॉडर्न डे आर्मीज आर कॉर्पोरेशंस, एंड मॉडर्न डे जो असला है वो स्टॉक मार्केट है। अगर ये दो चीजें मुल्क में नहीं है, वो तरक्की नहीं कर सकते। देखिए डॉक्टर साहब, बात फिर वहीं पे आती है कि आप इस मुल्क में जो इदारे हैं जो कि कैपिटल प्रोवाइडर्स हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है? आप ज़रा देखें तो सही ना। अभी कुछ अर्सा पहले जेफ बेजोस ने एक बात की थी, उसने कहा था कि भाई ये जो लोग कहते हैं कि सारी इनोवेशन या सारा जो बड़ी टेक कंपनीज हैं इस मुल्क में बनी हैं अमेरिका में, तो कभी किसी ने सोचा है कि उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस मुल्क में एक रिस्क कैपिटल एग्जिस्ट करता है, जो कि वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी के थ्रू एग्जिस्ट करता है। अब मुझे बताएं पाकिस्तान में कैपिटल प्रोवाइडर्स हैं कौन? सारी की सारी सेविंग लोग जो हैं या नेशनल सेविंग में रख के बैठे हुए हैं या बैंकों के पास है। किस इदारे के पास है? कोई जहाँ प्राइवेट इक्विटी फंड नहीं होता, ना वीसी फंड्स हैं, किसी के पास है ही नहीं। तो कहाँ से आएगा वो कैपिटल जिससे कि इस तरह की नहीं सर,
हाँ, कहाँ से आएगा? मैं इसका डिफेंस देता हूँ। सर मैं अमेरिका रहता रहा हूँ, आई बीन इन्वेस्टिंग इन सम एसेट्स लाइक दिस, ठीक है, बट यहां मैं नहीं कर सकता, वहां ट्रस्ट है, क्रेडिबिलिटी है। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं अगर आपके जो ये जो सेट्स हैं जो आप बात कर रहे हैं अभी, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को नहीं देना चाहते, मैं उनको ट्रस्ट कैसे करूं? तो इसलिए बहुत लोग यहाँ से, बहुत लोग मैं जानता हूँ, यहाँ से आप भी जानते होंगे, मेरे से ज्यादा जानते होंगे, जो पैसे बाहर भेजते हैं, मतलब प्राइवेट बैंकर्स ले जाते हैं और वो रिस्क कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, बट यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि निजाम नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब, इसमें एक बहुत बड़ा कसूर जो है ना, वो हमारे इंसॉल्वेंसी लॉज का और हमारी जुडिशरी का है। मैंने ये बात बहुत अरसे की है और हर फोरम पे किया, स्टेट बैंक वगैरह के सामने भी जब कभी डिबेट्स आई हैं की हैं। बात यह है कि क्या वजह है कि इस मुल्क में गवर्नमेंट बॉन्ड्स तो बिकते हैं लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की कोई मार्केट ही एग्जिस्ट नहीं करती, सिवाय एक छोटे से कुछ इश्यूअर्स हैं जिन्होंने किया है। और मैं- उसकी वजह ये है कि अगर अगर जो कॉर्पोरेट बोरोअर है वो किसी वक्त डिफॉल्ट करता है तो कोई एनफोर्समेंट मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। मैं इस वक्त जो इस मुल्क का जो सबसे बड़ा डिफॉल्ट हुआ था, आपको याद होगा, वो एक बड़ा ग्रुप था, अगेन नाम नहीं लूंगा उनका, तकरीबन कोई 60 अरब रुपए का डिफॉल्ट था। और ये मैं बात बता रहा हूँ 2007-8 की। तो उस वक्त तो 100 रुपए का डॉलर था, बहुत बड़ा डिफॉल्ट था, बैंक फंसे उसके अंदर। लेकिन क्या हुआ, जब बैंक्स अपने एनफोर्समेंट के लिए गए तो क्या उनको मिल गया? वही अदालतों ने स्टे प्रोवाइड कर दिए, आज तक वो स्टे चल रहे हैं, किसी को कुछ पैसा नहीं मिला उसमें से, सब राइट ऑफ करना पड़ा बैंक। इसलिए कि इतना बुरा निजाम आपका जुडिशल है कि आप उसकी इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते। तो फिर लोगों ने कहा कि ठीक है भाई, इस सेक्टर को हम लैंड ही नहीं करेंगे। तो भाग गए सारे इन्वेस्टर, वो कहते हैं कि नहीं करते हैं, सिर्फ उनको करेंगे जहां बहुत बड़ी, जिनकी के क्रेडिट रेटिंग्स हाई हैं। तो लोगों ने पाबंदी लगा दी कि भाई AA-। अब मैं म्यूचुअल फंड को देखता हूँ, वो कहते हैं जहाँ AA- नहीं है इंस्ट्रूमेंट रेटिंग, हमने नहीं करना। और उन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का हॉस्टाइल माहौल होगा तो कैसे आप। तो ये इस मुल्क में जो रेगुलेटर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, वो किसी स्टेज पे तो जाके अपना रोल अदा करें, देखें कि क्या है, क्यों नहीं ये मार्केट डेवलप हो रही। सारे बैठ के तकरीरें कर देते हैं कि हम इस तरह की मराहत का ऐलान कर रहे हैं डेट के लिए, ये है जो बुनियादी इशू है उसको हैंडल करने के लिए तैयार नहीं है। बैंकिंग कोर्ट्स वेरी बनाए थे, गुड। क्या हुआ? नजम साहब, मुझे आप नहीं। देर होगी, बहुत सारे सवाल क्योंकि अब टाइम ज्यादा हो गया। आप मुझे बताइए, अगर आपसे आज प्राइम मिनिस्टर साहब आके पूछे, या जो भी पावर्स दैट बी, नजम साहब दो तीन की रिफॉर्म बताएं जिसकी अशद जरूरत है इस वक्त, बाकी बहुत सारी चीजों की जरूरत है माने, पर आपके लिए दो तीन की क्या चीजें हैं जो आज ही करनी चाहिए? दो तीन की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही रिफॉर्म की जरूरत है मुल्क में। आप इस मुल्क को मेरिटोक्रेसी बना दें, आप कह दें कि हर जगह फैसला मेरिट पे होगा, रिक्रूटमेंट भी मेरिट पे होगी, कोई सिफारिश नहीं होगी, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग सिफारिश पे नहीं होंगे, किसी जगह कोई अपॉइंटमेंट सिफारिश से नहीं होगी, जो मेरिट होगा वो प्रिवेल करेगा। आपकी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर है ना, एक सिस्टम है, जैसा भी है वहां पे ना, कि अगर आप इस काबिल नहीं है तो मेजर पे रिटायर हो जाएं या कर्नल पे रिटायर हो जाएं। उन्होंने एक रखा हुआ है अपना गवर्नेंस का निजाम, जैसा भी है। क्यों नहीं है ये सिविलियंस के अंदर, ऐसा क्यों नहीं है? क्या जरूरी है कि हर शख्स जो है वो 22वें ग्रेड तक पहुंचने का हकदार हो, जस्ट बिकॉज के वो एक दफा उस सिस्टम में एंटर हो गया है? क्या वजह है कि लेटरल एंट्रीज ब्यूरोक्रेसी में नहीं हो पाती? पूरा पूरा सही, ये पूरा कब्जा किया हुआ है मुल्क में, जो जो है ना हमारा जो गवर्नेंस का निजाम है, और ये नहीं होगा। किसी रिफॉर्म की जरूरत नहीं, एक रिफॉर्म की जरूरत है कि इस मुल्क में मेरिट को नंबर 1 प्रायोरिटी की जाए। वेरी वेल सेड जी, वेरी वेल सेड नजम साहब, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे फिर बात करेंगे, बट आज बहुत कुछ सीखने को मिला है। और ये मेरा ख्याल टॉपिक है, यही मैं कहता हूँ कि ये हम टीवी पे कहीं डिस्कस नहीं करते, ये बड़ा डिटेल का टॉपिक है। और मेरा तो यकीन है, एंड आई एम श्योर यू एग्री, बहुत किताबें इस पे लिखी गई हैं कि जो इंपीरियलिज्म का राइज था, कॉलोनिज्म का राइज था, वो स्टॉक मार्केट से मुलव्वस है, और वो मुलव्वस है कैपिटलिज्म से। और अगर हमने कैपिटलिज्म अडॉप्ट करनी है तो स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा रोल है, और हमारी कंपनीज ग्रो करनी चाहिए। अगर हमारे पास इस वक्त $100 बिलियन की कंपनीज नहीं, आई एम नॉट एनवियस ऑफ एनीबॉडी, $100 बिलियन की कंपनी होनी चाहिए, और मेरा भी उसमें शेयर होना चाहिए, चाहे मेरा 0.1% ही हो। बट 0.1% भी बड़ा होता है, 100 बिलियन कंपनी का शेयर है, 2 शेयर भी बड़े होते हैं, 4 शेयर। किसी ने, आप सोचे, एप्पल का शेयर अगर लिया होता 1995 में, 10 शेयर भी लिए होते, आज वो डॉलर मिलियनर होता।
तो इसलिए क्वाइट फ्रैंकली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और हमें ये सोचना है कि कैन वी मेक अ स्टॉक मार्केट, कैन वी मेक अ मार्केट, जैसे आपने कहा रिस्क टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैन वी हैव अ रिस्क कैपिटल इकोनॉमी, कैन वी हैव एन इकोनॉमी दैट इज एडवेंचरस, नॉट बोरिंग एंड कैन डू थिंग. टेक्सटाइल के निजाम से निकल जाए और निजाम बड़े हैं और बड़ी चीजें हैं. फॉर एग्जाम्पल नजम साहब, मुझे हैरानगी होती है स्टारबक्स बिफोर दिस गजा थिंग, क्योंकि अब तो उनकी वैल्यू गिर गई है. स्टारबक्स की वैल्यू थी, स्टारबक्स की एक चाय खाना है ना, चाय खाना है हमारे निजाम में, उसकी वैल्यू थी $110 बिलियन. नाइकी जो जूते बनाता है उसकी वैल्यू थी $60 मिलियन, $60 बिलियन, सॉरी बिलियन. तो ये दुनिया का निजाम है, हम कहाँ बैठे. डॉक्टर साहब, मैं आखिर इस चीज़ पे ख़त्म करना चाहूँगा कि हमारा एक इस्लामी मुल्क दोस्त है, उन्होंने ये देखा कुछ अर्सा पहले, और ये मैं इकोनॉमिस्ट में पढ़ रहा था एक आर्टिकल कि जनाब ये जो हमारा एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं ना उस मुल्क के, ये इस मुल्क को आगे नहीं लेके जा सकते, और उन्होंने फैसला किया कि उनका जो सॉवरेन वेल्थ फंड है ना, इसके थ्रू एंटरप्रेन्योर ढूंढे जाएं, वो लोग जो मेहनत करना चाहते हैं, जो जिनके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, उनको प्रमोट किया जाए. तो यहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि जो ये करंट ब्रीड है, इनके बस की बात नहीं है इस मुल्क को आगे ले जाने की, ना इस ब्यूरोक्रेसी के बस की बात है आगे ले जाने की. ये एक बड़ा एक ओवरऑल चाहिए पूरे सिस्टम का, फिर ये ठीक होगा. हम स्टॉक मार्केट तो एक बिल्कुल ही एक बाय प्रोडक्ट है इन सब चीज़ों की. ये तो पहले ऊपर से निज़ाम ठीक होगा तो सब नीचे से फिर चीज़ें ठीक होंगी. Thank you, Najam Saab. Very good point. Very good point. We need a paradigm shift. Thank you. Inshallah, we'll talk again. All the best. Ji. Thank you. Khuda Hafiz.